भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? जब भारतीय संविधान के अंतर्गत जब अनुच्छेद 25 की बात की जाएगी तो आप लोग बेहिचक जो है इसमें सीधे सीधे धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 25 है या अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि दूसरा प्रश्न कौन सा है या सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है क्या क्या? धर्म प्रचार करने का अधिकार, दूसरा सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, तीसरा राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार और चौथा धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो आप सीधे सीधे जानिए कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो धर्म परिवर्तन की बात की गई है ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में कहीं भी उल्लेख नहीं है, या यूँ कह लें कि मौलिक अधिकार में धर्म परिवर्तन की कहीं बात नहीं की गई है। तो आपका ये रहेगा 1 2 3। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जब अंग की बात है 25 से 28 के बीच में होगा, और ये निश्चित जानिए कि ये 25 से 28 के बीच में ये आपका 25 रहेगा, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता की बात 25 में की गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। इसके अंतर्गत संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों का राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? यानी कहने का मतलब है कि संविधान द्वारा जो है धार्मिक अधिकार जो दिए गए हैं उन धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो वो प्रतिबंध कैसे लगा सकता है? स्वास्थ्य पे लगा सकता है, सदाचार पे लगा सकता है, लोक व्यवस्था पे लगा सकता है। तो मेरा मानना है कि ये तीनों सही होगा। बिल्कुल ये तीनों सही है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना व संचालन करना इसके अधिकार के अंतर्गत आता है? वो अधिकार कौन सा है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यानी आप समझ लीजिए कि अल्पसंख्यकों को जो अपनी संस्कृति की संरक्षण करना हो या अपनी मनपसंद जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना हो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, इसे आप निश्चित जानिए कि ये 25 से लेके 28 तक तो है, लेकिन 29 और 30 ये दोनों कहता है कि आप जो है अपनी मनपसंद शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। तो ये आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित संचालित करने का जो अधिकार है उसे संरक्षण प्रदान करता है? तो जो कि 19, 20, 26 इसमें दिया हुआ है। उपरोक्त जो प्रश्न में दिया था उसका एक 30 वाला अनुच्छेद 30 वाला हिस्सा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? यानी धार्मिक जो स्वतंत्रता दी गई है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? और आपको ये सबसे पहला प्रश्न में ये दिया था कि ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। इसमें बिना हेजिटेशन के ये टिक लगाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अधिकार ऐसे अधिकार है जो जिसे रिट भी कहते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहे हैं। ये है अनुच्छेद 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा
किसे दी है, जैसा कि मैं आपको पिछला प्रश्न में बताया था, और वही आ गया आपके सामने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है या हो जाता है, यानी कि किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, दूसरा सेना सदस्यों के संबंध में, तीसरा जब सैनिक विधि लागू हो, और चौथा उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जब ऐसी परिस्थितियां, उपरोक्त तीनों परिस्थितियां सामने आएंगी, तो ये अपने आप जो है निलंबित हो गए, यानी कि आपका आंसर 18। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। भैया संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, सांविधिक अधिकार है, उपरोक्त में से सभी है। तो आप ये निश्चित रूप से जानिए कि ये मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं, यानी कि कौन सा अधिकार है, यानी ये मौलिक अधिकार है। सिंपल सी बात। आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये किस न्यायालय द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है। डिक्री के द्वारा, अध्यादेश द्वारा, समादेश द्वारा, या अधिसूचना रीट द्वारा होगा। ये समादेश या रीट द्वारा जारी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जाती है। मैंडेमस की जाती है, को वारंटो की जाती है, हाइबियस कार्पस की जाती है, सेरिटरी। तो इसमें से कौन है, मैंडेमस है, कोवारंटो है, हैबियस कार्पस है, या सर्टेरिडी है। तो ये जो है आपका, इसको कौन करता है। सिंपल सी बात है कि इसे जो है हैबियस कार्पस के अंतर्गत रखते हैं, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत। आइए चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आ रही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस में आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में, उत्प्रेषण में, प्रतिषेध में, या परमादेश में। जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाएगी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, तो आप निश्चित जानिए कि जब बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी किसी को बंदी बनाया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर अगर कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, यानी पुलिस अगर व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, तो ये संविधान में दिया गया है, यानी आर्टिकल 32 में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करते हैं, तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर में उपस्थित करना आवश्यक है। यानी इसे बंदी को प्रत्यक्षीकरण करिए, यानी हैबियस कार्पस, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ये बात की जाई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, विभिन्न प्रकार के समादेशों यानी रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन न्यायालयों या न्यायालयों को प्राप्त है। ये आपका जो प्रश्न है 15, ये कहता है कि जो रिट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है। बड़े न्यायालय तो सम्मिलित है नहीं, तो जब सर्वोच्च न्यायालय नहीं सम्मिलित है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि जिला न्यायालय नहीं इसमें समाहित होता है, सर्वोच्च न्यायालय होगा और उच्च न्यायालय होगा। तो इसमें जब सर्वोच्च न्यायालय विकल्प में दिया ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ राज्य का उच्च न्यायालय होगा, यानी कि आपका ए सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हाइबियस कार्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी कर सकता है। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हाइबियस कार्पस के अतिरिक्त कौन सी ऐसी याचिका है जो उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। उत्प्रेषण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, या उपर्युक्त सभी हैं। तो आप भली भांति जानते हैं कि ये जो है उच्च न्यायालय
उपयुक्त सभी को कर सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हाइबियस कार्पस रिट केवल पहला ए केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है। दूसरा, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है। सी, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है। और डी, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति को दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर हो गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अगर दाखिल करना है तो उसे जो है अगर कोई व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया गया है, निवारक निरोध के अंतर्गत अगर निरुद्ध कर लिया गया है तो वो भी कर सकता है, और हितबद्ध व्यक्ति भी जो उससे संबंधित व्यक्ति भी है वो भी दाखिल कर सकता है। यानी कि आपका डी सही होगा। इसके अंतर्गत दोनों आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हाइबियस कार्पस रिट जारी किया जा सकता है। यानी किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 18 है। और ये जो है जब किसी व्यक्ति को दोष पाया जाता है, दोषपूर्ण पाया जाता है, तो पुलिस उसे क्या करती है कि नज़रबंद कर देती है निवारक निरोध के अंतर्गत। यानी घटना घटने से पहले भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है निवारक निरोध के अंतर्गत। ये जो है हाइबियस कार्पस उस पे लागू होता है, यानी नज़रबंदी पे ये लागू होता है। आपका आंसर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कहता है? किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? यानी कि न्यायालय द्वारा जब किसी अवैध निरोध व्यक्ति को जब न्यायालय द्वारा उसे जारी करता है जो परमादेश, वो जो है इसमें से कौन होता है? क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, क्या परमादेश होता है, क्या उत्प्रेषण होता है, या फिर अधिकार परीक्षा होता है? तो ये हाइबियस कार्पस की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे निवारक निरोध की बात की जा रही है। तो ये आपका आंसर ए सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 का कहता है निम्नलिखित में से किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? यानी हम आदेश देते हैं, ये किसके अंतर्गत है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत, परमादेश के अंतर्गत, अधिकार परीक्षा के अंतर्गत, या फिर उत्प्रेषण के अंतर्गत? तो ये है मेंडमस के अंतर्गत, यानी परमादेश के अंतर्गत। ये है आपका परमादेश के अंतर्गत ये चीज़, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं, ये न्यायालय कहता है हम आदेश देते हैं। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे और ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? यानी कोई अवैध व्यक्ति किसी पद पे बैठ गया है तो उस पद को बचाने के लिए इसमें से कौन सा रिट जारी किया जाता है, इसे बताना है। तो ये है आपका अधिकार परीक्षा। यानी ये न्यायालय उससे पूछती है कि आप किस अधिकार के बिहाफ पे आप जो है इस पद को धारण किए हुए हैं। ये आपका को वारंटो है। ये इस 21 का डी सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 देखते हैं क्या कहता है। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को क्या कहते हैं? क्या उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं, यानी को वारंटो कहते हैं? क्या परमादेश कहते हैं? बिल्कुल परमादेश कहते हैं। इसको परमादेश कहते हैं। यानी कि व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला जो रिट होता है मेंडमस होता है। बिल्कुल सही है, मेंडमस। आप विकल्प पे जाइए ही नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कहता है कि वह व्यक्ति, वह रिट जो भारत में
उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यानी उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय यानी दोनों एक ही है, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाता है? वो परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या प्रतिषेध क्या कहलाता है? तो आप निश्चित जानिए परमादेश कहलाता है। बिल्कुल सही, परमादेश कहलाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेख यानी किस रीट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम, निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और उसको उन्हें पूरा करना चाहिए। यानी इसके अंतर्गत क्या होगा? उत्प्रेषण होगा, परमादेश होगा, या फिर निषेधाज्ञा होगा, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। इसमें क्या होगा? आप इसे बताइए, आप फटाफट बताइए। आप लोग भी बताना शुरू करिए। इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिछले 2-3 क्वेश्चन इस पे मैं दे चुका हूं और ये परमादेश है। और परमादेश जब भी व्यक्ति, निगम और निचली अदालतों की बात करें तो परमादेश पे जाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है अथवा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट याचिका को कहा जाता है। ऐसी रिट याचिका को क्या कहा जाता है? क्या इसे हाइबियस कार्पस कहा जाता है? क्या इसे मेंडमस कहा जाता है? क्या इसे प्रोहिबिशन कहा जाता है? या फिर क्या इसे को वारंटो कहा जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर 25 का आप बिना हिचक मेंडमस पे मारिएगा। ये आपका मेंडमस होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए देखते हैं। उत्प्रेषण रीट यानी उत्प्रेषण या रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किया जाता है? सब मिलाकर ये कह रहा है उत्प्रेषण किस रीट, जो उत्प्रेषण रीट है ये किस आधार पर जारी किया जाता है? ए, अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्यों के लिए। बी, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण करने के लिए। या सी, अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। या उपर्युक्त सभी है। या आपको बताना है कि ये आंसर कौन सा है। बिना हिचक ये तीनों के तीनों आप मारिएगा, क्योंकि ये उपर्युक्त सभी है, सभी के सभी उसके अंतर्गत आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। और 27 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकार, यानी कि वो व्यक्ति जो किसी सरकारी पद पे बैठा हुआ है और उस कार्यों का निर्वहन कर रहा है और उसका वो हकदार नहीं है, ऐसे कंडीशन में कौन सा रिट जारी किया जाता है? यानी कि परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये कौन सा होता है? अधिकार परीक्षा किया जाता है। उससे पूछा जाता है, भाई मेरे इस पद पे जो तुम बैठे हो आखिर में किस आधार पे बैठे हो? तुम्हारे पास क्या इस पद की कोई प्रूफ है बैठने का? यानी कि आप किसी पद पे, आईएएस अधिकारी के पद पे बैठे हुए हैं और आप यूपीएससी की परीक्षा पास ही नहीं किए हैं, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को दिए बिना ही आप किसी पद को धारण किए हुए हैं, तो ये पूछ सकता है कि ये किस बिहाफ पे, किस आधार पे आप इस पद पे बैठे हुए हैं। तो ये है आपका आंसर, अधिकार परीक्षा। कि अधिकार परीक्षा के तहत ये पूछा जा सकता है कि आप किस आधार पे इस पे बैठे हुए हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश यानी मेंडमस के माध्यम से न्यायालय
किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है। बी, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। सी, अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है। और डी, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। तो आप इसको बेहिचक 28 को डी मारिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो आप भली भांति जाते हैं जिस समय संविधान, पिछले वीडियो में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। जो इस पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उसे देखें और भली भांति इसके बारे में आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया हूं कि ये जो है, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय हमारे पास जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी, लेकिन बाद में इसको जो है इसमें संशोधन करके बाद में ये इसके जो है संपत्ति के अधिकार को निकाल कर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रख दिया गया है। और ये जो है आपका संपत्ति का अधिकार ही है जो इसके अंतर्गत आएगा। आइए चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। भाई प्रश्न वही है, मौलिक अधिकार कौन है भाई? जब निकाल दिया गया 300 क में रख दिया गया, कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया है, तो ये मौलिक अधिकार में संपत्ति अधिकार तो है जो कि नहीं होगा भाई। समानता का अधिकार, संवैधानिक प्रतिकारों का अधिकार और व्याख्यान की स्वतंत्रता यानी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब तो सब मौलिक अधिकार में है। तो संपत्ति का अधिकार ही तो हुआ, डी सही है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। इस क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं एक को कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था भैया? 44वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। यह 44वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत यह 78 में किया गया है। तो यानी कि ये आपका ए सही होगा। 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं और 32 क्या कहता है इसे देखते हैं। संपत्ति का अधिकार एक, संपत्ति का एक अधिकार एक, मैं पीछे बता चुका हूं, अब इसे आप लोग न बतावें तो बहुत दुख होगा। ये क्या है? कानूनी अधिकार है, मात्र एक कानूनी अधिकार रह गया है संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? यानी ये जो बनाया गया है समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, किसे बना दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में। तो आप चर्चा कितने बार करूं मैं, जानते ही हैं संपत्ति का अधिकार है। आइए चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो ये बार बार जो मैं क्वेश्चन को आपको रिपीट करवा रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ ये जानिए कि आपका याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, कभी भी ये प्रश्न आवे तो आपसे गलती ना हो। आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा है, बताने की आवश्यकता नहीं है, जान चुके हैं आप लोग 44वें संविधान संशोधन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए, मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसमें आप लोग जान चुके हैं, ज़्यादा आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 32 है संपत्ति का अधिकार है। चलिए आप देखते हैं 36। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है भैया? मूलभूत अधिकार है, विधिक अधिकार है या दोनों है? यानी इनमें से कोई नहीं है, विधिक अधिकार है। इसमें कोई प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करने की आवश्यकता है। आइए चलते हैं देखते हैं 37 क्या कहता है? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया गया है? चर्चा मैं कर चुका हूं, अभी उपरोक्त 2-3 प्रश्नों के पहले ये चर्चा कर चुका हूं, फिर भी बता दे रहा हूं कि ये जो है 300 क के अंतर्गत है। ये आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है
किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वो कौन सा है? यानी कि अब संपत्ति के अधिकार पे किसी प्रकार का भी प्रश्न बनेगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों का गलत नहीं होगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा घुमाकर प्रश्न नहीं पूछेगा। और ये है आपका संपत्ति का अधिकार। मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार क्या है? एक नागरिक का अधिकार है भाई। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार थोड़ी नहीं है, या आर्थिक अधिकार थोड़ी नहीं है, कानूनी अधिकार थोड़ी नहीं है। ये नागरिक अधिकार है। आप लोग बेहिचक इसे जो मारिएगा बिना किसी हेजिटेशन के। और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और इसे देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 का सूची 2 से जो मिलाना है, इसमें दे रहा है, ध्यान से शुद्ध देखिएगा कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। इसमें दे रहा है कि ए समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार, बी वाक का अधिकार, सी धर्म का अधिकार और डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दे दिया है कि 1 से 14 से 18, 2 25, 3 32 और 4 19। अब आपको हम बता दे रहे हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। समानता का अधिकार 14 से 18 के अंतर्गत है। वाक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये 19 के अंतर्गत है। और धार्मिक का अधिकार यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 के अंतर्गत है। और ये जो है आपको बिना किसी परेशानी के आप इसको कर ले जाएंगे। और फ्रेंड्स या मित्रों, अब आप लोग जान चुके हैं कि ये जो है उपरोक्त जो 40 क्वेश्चन मौलिक अधिकार से है। अभी तक हम लोग संपत्ति का अधिकार पकड़े हैं और उसके पहले जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पकड़े थे। और इसे लेकर जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसको जो है आप लोगों को और 32 को भी पकड़ के चले थे, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अब आप लोग पूरी तरह से जान चुके हैं कि इसमें जो है इससे ज़्यादा घुमाकर प्रश्न नहीं बना सकता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे जो है कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, कितना आप लोग इससे जो है आप भली भांति लाभ उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग एमसीक्यू के इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व करिएगा, या और सॉल्व करिए ही नहीं, इसे जो है प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा, जुबान पे चढ़ाने का प्रयत्न करिएगा। और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है सभी के सभी रिपीटेड हैं, सभी के सभी प्रश्न आए हुए